हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, जैसे हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ रहे थे, रसिया यूक्रेन का वार या मुख्य रूप से इसके चलते जो है अस्थिरता बनी हुई थी। तो ऐसी स्थिरता बहुत सारी कारणों से बनी हुई है पूरे ग्लोबल लेवल पे। जैसे रसिया यूक्रेन वार हो गया, इवन इसराइल वाला जो वार हो गया वो, इवन जो ट्रेड वार चल रहा है यूएसए एंड चाइना के बीच, यह भी, या ये नहीं कि केवल यूएसए एंड चाइना के बीच, यूएसए एंड ग्लोबल आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि केवल चाइना और यूएसए की मामला अब रह नहीं गई है इसमें। ठीक है, बात वो अलग है कि किसके कंधे पे रखा जा रहा है और कहाँ से किया जा रहा है, लेकिन बात तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है जब से ये ट्रम्प जी आए हुए हैं। तो यह इतनी ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे अस्थिरता बनी हुई है। अब यहाँ से आप जोड़ सकते हैं फेल्यूर ऑफ इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे यूएन जैसे जो जिसको कहा जाता है, आईसीजे को कहा जाता है, या फिर से डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल पर जितने भी ग्लोबल लेवल पे आप देख पा रहे होंगे इंस्टीट्यूशन, वो कहीं ना कहीं फेल्यूर है। और इसी फेल्यूर की जो है रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए, संशोधन करने के लिए बात भारत करता है। और केवल अपने लिए नहीं बल्कि अफ्रीका। अब बताइए, पूरा यूएन में 5 ही ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो है, और बना 1945 का है। क्या पूरा ग्लोबल जो इरा है, जब पूरा ग्लोबल जो आप देख पा रहे हैं, विश्व जो देख पा रहे हैं, वो 1945 का और अब का एक ही जैसे है? क्या उसमें अफ्रीका का कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या अफ्रीका का उसमें मेंबरशिप नहीं होना चाहिए? क्या अफ्रीका का उसमें वीटो नहीं होना चाहिए? क्या दक्षिण जो चाइना, सॉरी, जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ से देशों को नहीं होना चाहिए? क्या जो साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज हैं जैसे ब्राज़ील वगैरह हो गए, क्या उनको मेंबरशिप वहाँ वीटो या वीटो नहीं मिलना चाहिए? तो केवल 5 ही ऐसे, कौन ऐसे जो देश हैं, ऐसे जो देश हैं जो पूरे ग्लोबल को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्वेश्चन बनता है। और इसके बावजूद भी, इनके रहने के बावजूद भी पूरे ग्लोबल लेवल पे अस्थिरता बनी हुई है। अभी एक दिन, 2 दिन, 1 माह, 2 माह से नहीं, पूरे 3, 4, 5 साल से आप देख पा रहे होंगे। इवन कोरोना से पहले से भी आप देख पा रहे हैं, कोविड-19 जब आया था उससे पहले से ही अस्थिरता बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं फेल्यूर है ये इंस्टीट्यूशन का, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जिसके लिए, जिस विश्व की शांति के लिए इनका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनकी स्थापना की गई थी, जिस उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई थी, वह कहीं ना कहीं वह एम से विचलित होते हुए आ रहा है। अब ये अस्थिरता और बढ़ने वाली है। जैसे बहुत पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि चाइना और ताइवान, चाइना ताइवान, क्योंकि जो ताइवान वाला जो पार्ट है, अभी आगे हम लोग मैप में देखेंगे, बहुत क्लोज है। जो ताइवान स्टेट है उसी से केवल चाइना और ताइवान अलग होता है। ठीक है, तो साउथ जो चाइना सी है उसी में है ताइवान। जो आप देखेंगे, जो उधर जाएंगे पैसिफिक ओशन, और इधर जापान, साउथ कोरिया, ये सारे देशों से सीमा साझा करता है, लेकिन समुद्री सीमा, द्वीपीय देश है एक। ठीक है, तो ताइवान एक द्वीपीय देश है। अब चाइना जो है उसके ऊपर क्या कर रहा है? अपना अधिकार, अपना अधिकार की बात कर रहा है। और ये नहीं कि अभी, बहुत पहले से ही। अब उसको चाइना, जैसे तिब्बत में यही ना हुआ था, तिब्बत में क्या हुआ था, ये सारी कंडीशन हुए थे। तो ठीक वहां पर भी वैसे कंडीशन, अभी बहुत समय से अटकलें लगाई जा रही थी। और फाइनली ऐसा हो गया है कि अपने जो मिलिट्रीज हैं उसको चाइना वहां पे भेज दिया है। ठीक है, उसके तो वहां पे जब भेज दिया है, तो फिर से यह जो वार है फिर एक तरफ से। ठीक है, इवन जो भारत है वो तो ताइवान को सपोर्ट करता ही करता है, आपको पता भी है, ट्रेड होती है हमारी ताइवान से। तो कहीं न कहीं यह क्या, विस्तारवाद की जो है नीति, जो चाइना के विस्तारवाद की नीति है, यहाँ पे जब भी आप मेंस में लिखेंगे, कोड करेंगे, तो यहाँ से कोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चाइना पर ये लेवल है, हालांकि भारत को भी उसके लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए, भारत वो उठा रहा है, आपने देखा भी होगा। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अपना प्रभुत्व बनाने के लिए चाइना सभी इंटरनेशनल, चाहे श्रीलंका आप देख लीजिए, फिलीपींस देख लीजिए, साउथ अफ्रीका देख लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए, या फिर से आप पाकिस्तान देख लीजिए, ठीक है, नेपाल देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, ये सभी जो देश हैं इन सभी में कहीं ना कहीं जो है इन्वॉल्व है कौन? चाइना। और चाइना का इन्वॉल्व का मतलब है कि चाइना केवल जो है अनदर, जो जिस कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके लिए नहीं सोच रहा है, वो केवल अपने लिए सोचता है, सीधी बात है। जैसे एक समय में एक इरा होता था यूएसए का, यूएसए क्या कर, अभी भी आपने देखा होगा यूक्रेन वाले बारे में,
कि यूएसए का काम ही ये है कि केवल वह व्यवसाय जानता है, अपना बिजनेस जानता है, उसकी बिजनेस किसी तरह से चलनी चाहिए, और उसका बिजनेस का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह उसका हथियार है। अब उस हथियार को बेचने के लिए वह इवन कितने अपर लेवल पे सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन का, और वही जब देखा कि यूक्रेन के पास अब कुछ नहीं है, तो क्या चाहिए हमको, आपको, आपका जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इतने रुपए का, इतने डॉलर का अपना जो है वीपेंस दिया था, अपना युद्ध लड़ने वाला जो हथियार था वो दिया था, आपको प्रोवाइड कराया था। अब वो प्रोवाइड कराया था तो फ्री में तो दिया नहीं था, उसको तो आपको चुकता करना पड़ेगा। तो या तो अपना लैंड दीजिए, या तो अपने क्रिटिकल मिनरल्स है उसको दीजिए। ठीक है, तो या लैंड को एक्वायर कर लेगा, क्रिटिकल मिनरल्स है उसको एक्वायर करेगा। ठीक, चाइना का भी ऐसे ही जो है आप देख पा रहे होंगे, जैसे श्रीलंका में क्या किया चाइना, यही काम किया था। वहाँ पे जो पोर्ट बनाया, और पोर्ट बना के दिया कि हाँ आपने चला है, और लीज पर देते देते क्या कर दिया, जब वह नहीं कर्ज चुका पाया तो वो उसको अपने अंडर में ले लिया, एक्वायर कर लिया। तो ठीक ये सारी चीज़ें हैं। और भारत की जो नीति है अब इसमें आप कोट कर सकते हैं, जैसे अलग, जैसे अभी म्यांमार में जो आया था भूकंप, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। इवन कोविड-19 के समय में भी हमारे जो इतने भी पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों में जो है फ्री में वैक्सीनेशन की काम जो है भारत के द्वारा किया गया था। ठीक है, इवन जहाँ भी आपदा आता है, जैसे म्यांमार में आया, थाईलैंड में आया, वहाँ पर भी भारत अपने तरफ से राहत बचाव, एनडीआरएफ की टीम, तुर्की में देखिए एनडीआरएफ की टीमों को भेजा गया था वहाँ पे, जो भूकंप से त्रासदी वहाँ पे हुई थी। तो भारत का जो नीति है वह विस्तारवाद की नीति नहीं है। ठीक है, संप्रभु हम राष्ट्र हैं, और वसुधैव जो कुटुम्बकम है उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसीलिए G20 जो हुआ था 2023 में, उसमें वसुधैव कुटुम्बकम की बात भी की गई थी। तो भारत जो है विश्व शांति की बात करता है, और भारत जैसे देश को वीटो नहीं मिला है यूएन में। ठीक है, तो यूएनएससी में, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें वहाँ पे जो है संशोधन करने की वहाँ पे आवश्यकता है। ठीक, तो ये ताइवान, अब हम लोग देखते हैं जो ताइवान और ये क्या है, चाइना के विवाद क्या है। असली विवाद तो आपने समझ लिया होगा क्या विवाद है, क्योंकि जो अगर वो ताइवान को एक्वायर कर लेगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए, ये है आपका ताइवान, ये मतलब ये ताइवान है और ये चाइना है। अगर ये चाइना ताइवान तक आ जाता है, ये पूरे ताइवान को अगर एक्वायर कर लेता है, तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये पूरा, ये जब ये ताइवान को एक्वायर कर लेगा तो ये पूरा फिलीपींस वाला पार्ट हो गया, इवन कोरिया, जापान, यह पूरा समुद्री क्षेत्र किसका होगा, चाइना का होगा। अब ये पूरा का पूरा जो सी एरिया अगर इसका हो जाएगा, तो फिर ट्रेड से लेकर सारी चीज़ें इसके लिए क्या होगी, आसान हो जाएगी। इसलिए एक्वायर करना चाह रहा है। तो यह पहले से ही, अभी बहुत समय से, मतलब कुछ समय पहले से ही ये पहले इसकी प्लानिंग चल रही थी कि नहीं ताइवान, जैसे तिब्बत पे चला था, नहीं ताइवान जो है यह चाइना का भाग है, और यह चाइना ही है, जबकि ताइवान जो है वो नहीं मानता है चाइना का पार्ट अपने आप को। ठीक है, यही दोनों का टसल है। अब ये आपको याद रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि ताइवान जो स्टेट है कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में है, तो चाइना और ताइवान के बीच में है ताइवान स्टेट। ठीक है, याद रखिएगा। फिर साथ में अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख लेंगे, फिलीपींस जो सी है वो कहाँ पड़ता है, तो ताइवान के आप पूरब साइड में देखेंगे तो ये फिलीपींस से पड़ता है। ठीक है, ताइवान के अगर ऊपर आप जाएंगे तो इधर साउथ कोरिया, फिर साउथ ईस्ट चाइना सी, ये आपको देखने को मिलेगा, साउथ चाइना सी। तो इस साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से जोड़ने का काम कौन करता है, ताइवान स्टेट करता है, और चाइना को ताइवान से अलग करने का काम भी करता है। ठीक है, अब ये रहा अपना भारत। ठीक है, यहाँ पे नेपाल है, फिर नेपाल से आप देखिए ये चाइना है, फिर ये मंगोलिया वाला पार्ट हो जाता है, रसिया वाला पार्ट हो जाता है। ठीक, नीचे आएंगे उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान। ठीक, अब यहाँ से इसके लिए, ये जाने के लिए अगर यह वाला लैंड एक्वायर कर लेता है, तो ये पूरा जो साउथ चाइना सी है इसमें पहले से ही अपना घेरा बना के रखा हुआ है 9 लाइन करके। तो ये सारी चीज़ें के लिए, और चाइना की नीति मैंने पहले ही बताया आपको, तो ये सारी चीज़ें हैं चाइना के कंसर्न में। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए ताइवान जल डमरू मध्य, यानी ताइवान स्टेट कहाँ कहाँ पे है, किन किन देशों के बीच है, तो चाइना और ताइवान के बीच है। ठीक है, और यहाँ पे सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है चाइना ने। ठीक है, और क्यों शुरू किया मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके बारे में। ठीक, तो यह स्टेट कितना है, तो 180 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 130 किलोमीटर तक संकरा हो जाने वाला यह राज्यमार्ग दक्षिण चीन सागर को क्या करता है, पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है, मैंने पहले ही बताया, और ताइवान से अलग करता है किसको, चाइना को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, लोकेशन याद रखिएगा, लोकेशन से यहाँ पे से जो है क्वेश्चन आता है। फिर फार्मोसा द्वीप अगर आपसे पूछा जाए, तो फार्मोसा द्वीप जो है कहाँ पे है, यहीं पे है।
तो 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली नाविकों द्वारा इस जलडमरू मध्य जो है स्ट्रेट जो है इसका नाम फार्मोसा रखा गया था, सुंदर जिसका अर्थ होता है, ठीक ना। और पश्चिम में यह अभी भी अपने यूरोपीय नाम से ही जाना जाता है, फार्मोसा के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। अब यह जो स्टेट है चीन के सबसे महत्वपूर्ण मछली पकड़ने वाला क्षेत्रों में से एक है, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अच्छा, भारत जो है, भारत में अगर देखा जाए तो फर्स्ट लेवल पर क्या है, उत्पादन के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो पशुपालन में उसमें देखेंगे आप लोग डेयरी वाला जो है वो मतलब दूध उत्पादन उसमें फर्स्ट है। दूसरे लेवल पे अंडा जो है उसमें उत्पादन, उस उत्पादन में सबसे, और जो साउथ इंडिया के जो स्टेट है उस उनकी कंट्रीब्यूशन सबसे मतलब अच्छा प्रदर्शन है उसमें उसका, ठीक है। तो फिर ताइवान जो स्टेट है वैश्विक व्यापार के लिए अगर आप देखेंगे तो प्रति वर्ष विश्व का लगभग 40% कंटेनर जहाज यहाँ से होकर गुजरते हैं। अब इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इसलिए बताया, पहले ही बता दिया कि ये ताइवान को क्यों एक्वायर करना चाहता है। इसके पीछे इसकी धारणा यही है कि ताइवान को एक्वायर कर लेगा तो पूरा जितना भी ट्रेड है उस ट्रेड में इसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चीनी गृह युद्ध कब हुआ था, 1949 में हुआ था। सैन्य और राजनीतिक तनाव के केंद्र बिंदु यहाँ पे रहा। राष्ट्रवादी सरकार के ताइवान वापस चले जाने के बाद यह स्टेट पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में वास्तविक सीमा बन गया, ठीक है। और 1954, 55 और 58 में ताइवान जो स्टेट है वो संकट वहीं से शुरू हो गया है। तो उसी समय से इसका जो है कंसर्न ये रहा। तो ये ताइवान आने वाले समय में हम लोग देखते हैं आगे और क्या होता है, लेकिन ये कंसर्न है, चाइना बिल्कुल मानेगा नहीं, ठीक है। और बहुत पहले से ही इसने ये सारी चीज़ें तैयारियां कर ली थी, ठीक। तो अब भारत की क्या उसमें स्टैंड रहेगी, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत की स्टैंड उसमें क्या रहेगी। अब भारत की स्टैंड एक चीज़ और पॉइंट रहेगी कि भारत अगर उस मामले में बोलता है तो चाइना फिर एलओसी वाला जो पार्ट है, लद्दाख वाला, पीओके वाला जो पार्ट है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उस वाले पार्ट में बोलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।